नमस्कार। लक्ष्य क्लासेस बालोत्रा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, अपन आपके 8वीं क्लास के इतिहास विषय के बारे में दूसरे अध्याय से संबंधित बातचीत कर रहे थे। प्यारे बच्चों, अपन ने लास्ट क्लास के अंदर आपकी दूसरे अध्याय की सारी जानकारी पढ़ ली थी और आपके जो अभ्यास प्रश्न हैं फिर से याद करें, जो प्रश्न हैं उनके बारे में बातचीत करनी बाकी थी। तो आज की वीडियो में अपन उनकी बातचीत करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने पहले की क्लास की वीडियो नहीं देखे हैं तो अभी लक्ष्य क्लासेस बालोत्रा के यूट्यूब चैनल के अंदर जाकर के वीडियो के पास में आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन देखेगा। वहां पे आपको प्लेलिस्ट ढूंढनी है स्क्रॉल करते हुए, एनसीईआरटी क्लास 8। ठीक है, उसके अंदर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको क्रमानुसार वीडियो देखने को मिलेंगे। पहले अध्याय के, फिर पहले अध्याय के अभ्यास प्रश्न, उसका टेस्ट, उसकी आंसर शीट, उसके बाद में दूसरे अध्याय की वीडियो। आज अपन इस वीडियो के अंदर बात करेंगे अभ्यास प्रश्नों वाली, वो भी वीडियो आपको देखने को मिलेगी। और इसके जस्ट बाद में अपन टेस्ट की बात करेंगे और उसके बाद में टेस्ट के आंसर शीट की बात करेंगे। तो ध्यान रखें, बढ़िया आसानी से बैठ के पढ़ाई करें। चलो शुरू करते हैं। चलो ओके, ठीक है। तो सबसे पहले आपके ये रिक्त स्थान भरनी थी, तो रिक्त स्थान मैंने पहले ही कंप्लीट कर लिए। तो आप देख लीजिए, मैं इसको वापस बता देता हूँ। देखो, जो आपकी दीवानी है, दीवानी का मतलब है भू राजस्व एकत्रित करने का अधिकार। शेर मैसूर कौन था? टीपू सुल्तान था। फौजदारी अदालत का मतलब है फौजदारी अदालत। और रानी चेन्नम्मा कित्तूर की रानी थी। उसके बाद में सिपाही चिपॉय से बना है। और वॉरेन हेस्टिंग जो कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं? ओके, क्योंकि ये चीज़ें अपन ने क्लास के अंदर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखी है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो चलिए भाई, रिक्त स्थान की पूर्ति कर लेते हैं। पहली रिक्त स्थान क्या है कि बंगाल पर अंग्रेजों की जीत कब से शुरू होती है भाई साहब? तो ये होती है, इस खाली जगह में आएगा आपके प्लासी। क्या आएगा? प्लासी की जंग से शुरू होती है। हैदर अली और टीपू सुल्तान खाली जगह के शासक थे, तो कहाँ के शासक थे? अपन ने देखा था मैसूर के शासक थे। कहाँ के शासक थे? मैसूर। तो बढ़िया अच्छी राइटिंग में लिख देते हैं मैसूर। ठीक है भाई, चलो आगे। डलहौजी ने का सिद्धांत लागू किया। अब बताओ, लॉर्ड डलहौजी था, इसने कौन सा सिद्धांत लागू किया भाई? मैंने बताया था विल्य नीति। विलय नीति। मराठा रियासत मुख्य रूप से भारत के भाग में स्थित थी। कौन से भाग में स्थित थी? तो बेटा ये थी आपके दक्षिण पश्चिम। कौन सा भाग? दक्षिण पश्चिम। ठीक है, उसके बाद में है प्रश्न संख्या 3, सही या गलत बताइए। मुगल साम्राज्य 18वीं सदी में मजबूत हो गया था? नहीं, कमजोर हो गया था भाई साहब। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने वाली एकमात्र यूरोपीय कंपनी थी? नहीं, और भी कुछ कंपनियां थी। महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे? यस। अंग्रेजों ने अपने कब्जे वाले इलाकों में कोई शासकीय बदलाव नहीं किए? बिल्कुल किए थे, ये गलत बात है। तो आपके पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा सही, चौथा गलत। अब है, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही थी? प्रश्न संख्या 4 का आंसर ये लो। सबसे पहले मैं इनको थोड़ा सेलेक्ट कर लेता हूं और साइज थोड़ी मैं बड़ी कर लेता हूं, तो आपको बढ़िया आसानी से दिखे। चौथा प्रश्न जो है उसका आंसर ये रहा कि यूरोपीय कंपनियां भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही थी। तो चलो समझते हैं। देखो, यूरोपीय कंपनियां या यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत की तरफ आकर्षित इसलिए हो रही थी क्योंकि पहला बिंदु, ये इस तरीके से एरो बना के आप लिखना, बोर्ड में भी आप इस तरीके से लिखना ताकि आपको बढ़िया अच्छी तरीके से नंबर मिलेंगे। भारत में निर्मित बारीक सूती कपड़े एवं रेशम के कपड़ों की यूरोपीय बाजारों में काफी मांग थी। ठीक है,
उसके बाद में दूसरा कथन है कि भारत में मसालों का उत्पादन उस समय के हिसाब से सबसे ज़्यादा था और इन मसालों की गुणवत्ता बहुत अच्छी थी, जिस वजह से इन मसालों की मांग पूरे यूरोपीय क्षेत्र में थी। जो भी उत्पादन ये यूरोपीय व्यापारी भारत से आयात करते थे, उनकी कीमत काफ़ी कम होती थी, जिस वजह से व्यापारी उन्हीं चीज़ों को यूरोप से लाकर काफ़ी ज़्यादा लाभ में बेचते थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, वापस पांचवा प्रश्न देखो। पांचवा प्रश्न है कि बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों को लेकर के विवाद था। प्रश्न लिख लिया, बढ़िया अच्छी राइटिंग में प्रश्न लिखना है और उसके बाद में इसका आंसर देने के लिए चलो चलते हैं। चलो, पांचवें प्रश्न का आंसर देखो। बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच निम्न बातों पर विवाद था। ये बात लिखनी बहुत जरूरी है। उसके बाद में बढ़िया इस तरीके से एरो बना के लिखो कि नवाबों ने कंपनी को व्यापार में कोई भी रियासत देने से मना कर दिया, अपितु वे कंपनी से नजराने की मांग करने लगे, यानी टैक्स की मांग करने लगे। और दूसरा कथन है कि नवाबों ने कंपनी पर धोखाधड़ी के आरोप लगाना शुरू कर दिया और दलील दी कि कंपनी की वजह से सरकार के राजस्व वसूली में कमी हो रही है। भाई नवाब कहो भी ये अंग्रेज अधिकारी है बे हमारे धोखाधड़ी करे, इन वजह मतलब बंगाल का नवाब का जो क्षेत्र है भी राज्य में राजस्व वसूली बहुत कम हो रही है, यानी टैक्स उनको मिल ही नहीं रहा, किनको, नवाबों को। वहीं ईस्ट इंडिया कंपनी भी टैक्स नहीं चुकाना चाह रही थी। कंपनी के अफसर नवाबों का अपमानजनक चिट्ठी लिखने में लगे हुए रहते थे। ठीक है, और कंपनी का मानना था कि नवाबों की बेतुकी शर्तों से व्यापार तबाह हो रहा है और व्यापारों को फल फूलने के लिए सरकार को निःशुल्क मतलब जो शुल्क है वो वापस ले लेना चाहिए, यानी टैक्स वगैरह नहीं लेना चाहिए। तो इस तरीके से ये बातें आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलो छठा प्रश्न है, दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह फायदा पहुंचा। तो प्रश्न लिखो, प्रश्न लिखने के बाद में आप आंसर पे पहुंचो। देखो आंसर में अगर ज़्यादा स्पीड से बोल रहा हूं तो आप वीडियो को रोक सकते हो, वीडियो को रोक करके आंसर लिख सकते हो। चलो छठा प्रश्न देखो कि दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई और 18वीं सदी की शुरुआत से भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने चांदी के बदले ही खरीदनी पड़ती थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना मोटा मोटी कोई है ही नहीं। उसके बाद में देखो प्रश्न संख्या 7 कि ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी। चलो बताता हूं। ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी, पहले कारण लिखा, फिर देखो इसके कारण लिखो। देखो मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के अंतर्गत आता था और टीपू सुल्तान वहां के शासक थे। टीपू सुल्तान ने 1785 में अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाह के अंदर से चंदन की लकड़ी मसालों के निर्यात पर रोक लगा दी एवं स्थानीय सौदागरों को भी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया, जिससे कंपनी को काफ़ी नुकसान हुआ। मैसूर के शासक टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ काफ़ी घनिष्ठ संबंध विकसित किए जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिद्वंदी थे और उनसे टीपू सुल्तान ने अपनी सेना का आधुनिकीकरण भी करवाया, जिससे कंपनी के अफसर घबरा गए। तो टीपू सुल्तान वे जगह फ्रांसीसी व्यापारी यानी बंग हाथ घनी दोस्ती कर लीजिए ना, ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को मिर्चों लगी बैग भाई साहब औ दोस्ती की करे अठद में व्यापार कर रहा। तो इस वजह से क्या हुआ कि टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में विवाद बढ़ गए और वो टीपू सुल्तान को ईस्ट इंडिया कंपनी का एक तरीके से खतरा मानती थी। ठीक है, चलो आठवां प्रश्न, सब्सिडियरी अलायंस क्या था। सब्सिडियरी अलायंस क्या था, यानी सहायक संधि व्यवस्था के बारे में व्याख्या करें। बिल्कुल सहायक संधि व्याख्या करें। देखो ये प्रश्न आपके बोर्ड की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इनके आंसर बहुत अच्छे तरीके से लिखें, बहुत अच्छे तरीके से याद करें। ठीक है ना, और लिखने का तरीका जो मैंने जिस तरीके से लिखा है उसी तरीके से रखा है। ठीक है ना, चलो सहायक संधि के माध्यम से कंपनी अपना वर्चस्व पूरे भारत में लाना चाहती थी, एक नंबर पॉइंट। इसके अनुसार जो भी रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे कंपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं देती थी, उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और इस सुरक्षा के बदले रियासत कंपनी को रकम का भुगतान करना पड़ता। अब कंपनी वाला बन सुरक्षा देता और उसके बदले जकी रियासत होती बाबन पैया देती, मतलब पैसे देती थी। ठीक है ना, अगर कोई शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो कंपनी उनके अधिकार क्षेत्र का हिस्सा जुर्माने के तौर पर कब्जा कर लेती थी, यानी वो क्षेत्र हड़प लेती थी। यह संधि अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति का एक प्रमुख हिस्सा थी, यानी अंग्रेज अपने साम्राज्य को विस्तार करे। ठीक है, इस व्यवस्था के कारण अवध के नवाब को अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपना पड़ा क्योंकि उनके पास सहायक सेना के भुगतान के लिए पैसे नहीं थे। बढ़िया लिख दोगे, कोई दिक्कत है नहीं। ओके,
आगे देखो प्रश्न संख्या 9, कंपनी का शासन भारतीय राजाओं के शासन से किस तरह अलग था? चलो बताते हैं। ओके, प्रश्न संख्या 9, कंपनी का शासन भारतीय राजाओं के शासन से निम्न तरह अलग था। कंपनी का शासन सीधे गवर्नर जनरल के हाथों होता था, वहीं भारतीय शासन में यह ताकत राजा या फिर नवाबों के हाथों में होती थी। कंपनी के शासनकाल में हर जिले में फौजदारी और दीवानी अदालत अलग अलग थी, वहीं भारतीय शासक ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनाई। ठीक है। और हर जिले में एक कलेक्टर की अहम भूमिका होती थी। इसका मुख्य काम लगान वसूलना, सभी सरकारी महकमों के आपसी तालमेल से जिले की कानून व्यवस्था को बनाए रखना होता था। ठीक है। अब देखते हैं आपका 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न क्या है कि कंपनी की सेना की संरचना में आए बदलावों का वर्णन कीजिए। चलो वर्णन करते हैं। देखो, कंपनी जब भारत आई थी तो भी आई तो ये भी मुगलों की तरह घुड़सवारों पर ज़्यादा केंद्रित थी। तो शुरू शुरू में ये घुड़सवार रखते थे, लेकिन जब अवध पर और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती कर उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा, जो ये सूरत बदलने लगी। 19वीं सदी के साथ ही घुड़सवारों की ज़रूरत कम पड़ने लगी। अंग्रेज़ों ने अपनी सेना को सिपाही यानी आर्मी कहते थे। नई भर्ती सैनिकों को मस्कट और मैचलॉक से लैस किया जाता था, यानी बंदूकें दी जाती थी। और अब अंग्रेज़ों के लिए पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी और सैन्य जीवन भी काफ़ी ज़्यादा अनुशासनात्मक हो गया था। तो ये थे आपके दूसरे अध्याय के महत्वपूर्ण जो आपके प्रश्न हैं, वो आइए करके देखें। तो ये आप देख सकते हैं कि बंगाल अंग्रेज़ों की जीत के बाद कलकत्ता एक छोटे से गांव से बड़े शहर में तब्दील हो गया। औपनिवेशिक काल के दौरान शहर के यूरोपीय और भारतीय निवासियों की संस्कृति, शिल्प और जीवन के बारे में पता लगाएं। तो ये आपके विचार करने के बाद सीधे तो आप अपने इसके मन के विचार करके एक दूसरे फ्रेंड को पूछ सकते हैं। ठीक है। तो आपका दूसरा अध्याय तो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, लेकिन इसके टेस्ट और आपके टेस्ट के बाद में आंसर शीट बाकी है। तो इस वीडियो के जस्ट बाद में मैं आपके आज दोपहर में आपका टेस्ट डाल दूंगा, उसके बाद में आपकी आंसर शीट भी डाल दूंगा। तो आप पहले इन चीज़ों को पढ़ने के बाद आप टेस्ट भी दीजिए। ठीक है। और उसके बाद में अपन आपके तीसरे अध्याय ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना के बारे में बातचीत करेंगे। और साथ ही साथ अगर आपको चीज़ें समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड को इसका लिंक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि अपना अभी भी परिवार जो है वो सिर्फ 61-62 सदस्य ही हैं, लेकिन अपना जितना बड़ा परिवार होगा आपको सुविधा ही भी उतनी अच्छी तरीके से मिलेगी। ठीक है। तो इस वीडियो का जो लिंक है वो आपके ग्रुप में या आपके स्टेटस है वहाँ पे इनका ज़रूर लगाएं, ताकि अपने नए दोस्त भी अपने साथ में जुड़ें और अपना परिवार बड़ा होगा तो अपना आपको पढ़ाने की जो चीज़ें हैं सारे टीचर्स की या सारे सब्जेक्ट के लिए अलग से व्यवस्था करेंगे। क्योंकि मेरा सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान है तो मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ सामाजिक विज्ञान पढ़ाने की। ठीक है ना। तो आपका परिवार अपना ये जो परिवार ज़्यादा हो जाएगा तो सारे टीचर्स ला के अपन बिल्कुल फ्री में बढ़िया अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे, ताकि आपको हर चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर हुए। ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।